नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लालू यादव के सेनापति ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है और ये ऑफर जैसे ही दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। जो जहां था वहीं से यू टर्न मारने लगा। यह भी नहीं ध्यान दिया कि यू टर्न की जगह है या नहीं है, चालान न कट जाए। और राजनीति में चालान कट जाता है तो बहुत भारी भरकम होता है। अब इस हड़कंप के बाद भी नीतीश कुमार हैं कि जुबान खोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की ये खामोशी भाजपा की बेचैनी बढ़ा रही। आखिर नीतीश कुमार के मन में है क्या? आज इस चर्चा में हम समझेंगे और कोट अनकोट वर्ड बाय वर्ड वो स्टेटमेंट बताऊंगा मैं, जिसमें नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है तेजस्वी एंड लालू यादव कैंप की तरफ से। ये ऑफर भी किसी सामान्य चलते फिरते नेता ने, संगठन के किसी सचिव ने, पदाधिकारी ने, प्रवक्ता ने दिया होता तो शायद इसे हम गंभीरता से नहीं लेते। जिस नेता ऑब्लिक विधायक ने, यानी ऐसा नेता जो विधायक भी है, जिसने ऑफर दिया है, उसे लालू यादव के घर का सदस्य माना जाता है। एक तरीके से राजद के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, बिहार के सभी राजनीतिक पंडित जानते हैं कि लालू यादव के सबसे करीबियों में अगर कोई है तो यही नेता है, और सेनापति अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार की सियासत पर पिछले कई दिनों से जो चल रहा है उठापटक, उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं न्यूज लॉन्चर से दो लोग, एक अभिषेक कुमार, दूसरे संतोष पाठक। संतोष को मैं इस चर्चा में जोड़ूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। संतोष, स्वागत है आपका। मैं चर्चा कर रहा था, अब सीधे नाम पे आ जाते हैं, ज्यादा खाना फिराना नहीं है। ये मैं चर्चा कर रहा हूं भाई वीरेंद्र की। भाई वीरेंद्र को बिहार आप कवर भी करते रहे हैं। भाई वीरेंद्र को लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है, जिनके लिए परमिशन लेना जरूरी नहीं होता है। लालू यादव के पास जाना हो तो वैसे ही चले जाते हैं, इतने करीबी माने जाते हैं उस परिवार के। भाई वीरेंद्र का कोट अनकोट स्टेटमेंट मैं बताता हूं, इसी पर यह चर्चा है पूरी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार अगर एक बार फिर महागठबंधन में आ जाते हैं तो स्वागत है। राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए, वही खेला जिसकी चर्चा सुनते सुनते बिहार के लोग और बिहार से बाहर के लोग सब ऊब चुके हैं। भाई वीरेंद्र ने भी उसी खेल का जिक्र कर दिया कि बिहार में फिर से खेला हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये है बयान भाई वीरेंद्र का। इस बयान का मतलब है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव, इनको मतलब कोई आपत्ति भी नहीं नीतीश के आने पर, और अंदर खाने कहीं ना कहीं वार्ता बातचीत प्राथमिक लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पर, किसी न किसी लेवल पे बातचीत हुई भी है। अपने मन से जो है वो कुछ भी नहीं बोलने वाले नेताओं में से हैं भाई वीरेंद्र। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ दो सवाल और मैं इसके साथ जोड़ देता हूं दर्शकों के लिए, जिसपे हम आगे एक एक स्टेप में खोलेंगे। एक तो भाई वीरेंद्र के बयान के मायने, इसके बाद मैं दर्शकों को बता दूं, हम वो पोर्शन समझेंगे। नीतीश कुमार के पास जब मीडिया की माइक आईडी लगी अटल जी की जयंती के कार्यक्रम में, तो उन्होंने उंगली से इशारा कर दिया विजय सिन्हा की तरफ, जुबान नहीं खोला। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले 10-12 दिन को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर एनडीए के नेताओं के साथ खड़े हुए जब नजर आते थे तो कहते थे अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई 2 बार। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जुबान खोलने को तैयार नहीं है। नॉर्मली मीडिया के सामने थोड़ा बहुत तो बोल ही देते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से नीतीश की तरफ से कोई बयान नहीं आया। पूरे देश में सियासी अटकलबाजियां चल रही हैं। सेकंड, इस पर चर्चा। और तीसरी चर्चा, भाजपा के भीतर नीतीश को न्यूट्रलाइज करने यानी सियासी रूप से खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है।
लेकिन उसके बावजूद भाजपा डर क्यों रही है, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले संतोष, भाई वीरेंद्र के इस बयान के मायने क्या हैं, कहां तक बात पहुंची है, या सब हवा हवाई है? नहीं, हवा-हवाई तो कुछ भी नहीं है आशीष जी। और भाई वीरेंद्र के बयान का जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनके बयान का ज़िक्र करने से पहले मैं आपको एक बिहार विधानसभा में बयान का ज़िक्र याद दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जब पिछली बार नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे, तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि भाई आपने हमें बताया ही नहीं, हम आपको कुछ कहते हैं, आपने कहा मन नहीं लग रहा, तो क्या आपका मन लगाने के लिए हम नाचे गाएँ अब? तो उस बयान को याद कीजिए कि आपने कहा तक नहीं। उन्होंने कोई आलोचना नहीं की। यानी वो मन से उस समय भी मान बैठे थे या मान के चल रहे थे कि ये जो नीतीश कुमार है हमारे साथ रहेंगे, और आज भी तेजस्वी यादव मन से मान रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ ही आएँगे। वीरेंद्र ने जो बयान दिया, इनकी जो एंट्री है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लालू यादव के परिवार में है। लालू यादव के मन में क्या है, वीरेंद्र ने उसको सिर्फ भाई वीरेंद्र ने उसको ज़बान दे दी है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, सिर्फ आपने कहा ना कि किस स्तर पर बात हुई है। मेरे ये सूत्र बता रहे हैं आशीष जी कि पटना में शीर्ष स्तर पर तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब नीतीश कुमार एक बहाने का इंतजार कर रहे हैं, एक सॉलिड बहाने का। हालाँकि वो बिना बहाना भी बनाए चले जाए, पिछली बार जैसे आ गए थे, तो कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। लेकिन एक सॉलिड बहाना, वो सॉलिड बहाना उनको दे दिया अमित शाह के बयान ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर है। लेकिन उनकी एक और आदत है कि उनके अपने पार्टी में जो बगावती होते हैं ना, जो विरोध करते हैं या बीजेपी और आरजेडी की गोद में उनके न चाहने के बाद भी जाके बैठ जाते हैं, तो पहले उसको सबक सिखाते हैं, फिर पाला बदलते हैं। तो अब यहाँ पे इंतज़ार ये किया जा रहा है कि क्या वो राजीव रंजन या संजय झा या जिसको भी वो मानते हैं कि बगावती है, उसको सबक सिखाने का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो इंतज़ार कर रहे हैं एक सही मौके का कि वो सही मौका क्या आएगा। कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। आप ये मान के चलिए जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार का रिश्ता क्या है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आप कहते हैं लोग कि इतने बार मुख्यमंत्री बने, इतने बार मुख्यमंत्री बनाए। 2 वाकया मैं याद दिलाता हूँ। 1996 का वाकया, जब नरसिम्हा राव की सरकार को बहुमत नहीं मिला था और यूनाइटेड फ्रंट जो था, वो रामू और वामू ये सब मिलके, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड फ्रंट था और लेफ्ट पार्टी के समर्थन से मिलकर सरकार बनाने की कवायद कर रहे थे। पहले ज्योति बसु का आया नाम, उसके बाद फिर नए नाम की तलाश शुरू हुई ज्योति बसु के मना करने के बाद। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की तरफ से एक मैसेज भिजवाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को कि जाइए राष्ट्रपति जी से मिल लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप शपथ ले लेते हैं, बहुमत हो या ना हो, तो आप स्वाभाविक दावेदार बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक तरह से अनसुना कर दिया। फिर राष्ट्रपति जो उस समय थे शंकर दयाल शर्मा, उनकी तरफ से फोन आया कि आप मिलना चाहते हैं, आप आइए। वो अपने दामाद के साथ गए, उनके हाथ में चिट्ठी थी, बिना कोई दावा किए कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए। 13 दिन में वो सरकार चली गई, बहुमत का जुगाड़ तो कर नहीं पाए, लेकिन वो 13 दिन की शपथ ने स्थापित कर दिया कि अब केंद्र में जब भी भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक यही वाकया वर्ष 2000 में हुआ था। 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ। मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद नीतीश कुमार जो थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी में मंत्री थे। पार्टी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन बड़ी सीटें तो लाई, लेकिन बहुमत से दूर थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को कहा कि आप जाइए मुख्यमंत्री बनके। हालांकि उनके अपने करीबी बहुत साधारण लोग तैयार नहीं थे, नीतीश कुमार खुद तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था बहुमत मिलना नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 1996 में जो मेरे साथ हुआ था, वो याद कर लीजिए और चले जाइए। वो गए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बहुमत साबित नहीं कर पाए। उससे पहले ही, साबित करने से पहले जब बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया, तो 7 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार बन गए, और ये तय हो गया कि जब भी अब इस गठबंधन को बहुमत मिलेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद 2005 में भी वो जीतकर मुख्यमंत्री बने, 2010 में भी जीतकर वो मुख्यमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर वो कुछ ना बोले, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात होती है। और बड़े दिलचस्प, चूंकि नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को भी जानना समझना जरूरी है, जिन्होंने ये नहीं देखा होगा कि 1990 में पहले लालू यादव जो थे, वो पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या थी, और बाद में लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा। तो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय राजनीति में वही छवि है कि उनके बयानों से डर नहीं लगता, उनकी चुप्पी से ज्यादा डर लगता है। वो यात्रा पर निकले,
तो चुप है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गए तो चुप है। इशारा कर दिया विजय सिन्हा की तरफ, जो विजय सिन्हा बाद में बयान देते हुए नजर आए कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो सब कुछ तय हो चुका है। अब इंतजार या तो अच्छे मुहूर्त का किया जा रहा है, या इंतजार अच्छे बहाने का किया जा रहा है, या कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि घबरा कर या गुस्से में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा सेल्फ गोल कर दे जो उनको विधानसभा चुनाव में भी 150 पौने 200 उनके गठबंधन को जिताने की गारंटी बन जाए और वो बड़े आराम से भाजपा का साथ छोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाए। लगभग फॉर्मूला भी तय है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जितना नीतीश कुमार के लिए जरूरी है आशीष जी, उतना ही राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी जरूरी है। आज की तारीख में इस पाला बदलने और खेला खेलने और नहीं खेलने के चक्कर में, एक दूसरे की राजनीतिक खटिया खड़ी करने के चक्कर में, एक दूसरे के राजनीतिक वजूद को उधेड़ने के चक्कर में, ये तमाम राजनीतिक कयासों के बीच बिहार की सड़कों पर तेजस्वी यादव उतरे हुए हैं और बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार उतरे हुए प्रगति यात्रा में। वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, हम और आप लगातार चर्चा करते हैं एकनाथ शिंदे, सिर्फ एकनाथ शिंदे की चर्चा मत कीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाजपा ने महायुति गठबंधन को बहुमत दिलाने से ज्यादा भाजपा को बहुमत तक पहुंचाने पर ज्यादा ध्यान दिया, इस पे गौर कीजिए। मशीन का खेला अपना एग्जैक्टली। खेला था। अब बिहार में लग रहा है कि नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा कि एकनाथ शिंदे तो बाद में बनाएंगे मुझे, पहले ये क्या करेंगे कि जैसे पिछली बार चिराग पासवान को खड़ा किया, इस बार प्रशांत किशोर को खड़ा करेंगे। बीजेपी खुद तो अपनी सीटों का आंकड़ा जो है 122 बहुमत के लिए चाहिए, तो 109-10 पे आके वो जीत जाएंगे। मुझे पता लगे कि 40 के आसपास ही लाके ठहरा दे और उसके बाद फिर वो अपनी सरकार बना ले, या मुझे कहिए कि आइए नीतीश जी अब उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लीजिए या अपनी पार्टी में किसी को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये डर राष्ट्रीय जनता दल को भी सता रहा है कि अगर मशीन का खेला हुआ, अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता रही, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे पटना में लाठीचार्ज हुआ, जैसे प्रगति यात्रा में 80 दलित महादलित लड़कियों को एक कमरे में ठूस दिया गया, सवाल तो ये उठ रहा है कि प्रशासन चला कौन रहा है, सरकार चला कौन रहा है, अधिकारी किसके दबाव में काम करेंगे, राजीव कुमार किसके दबाव में काम करेंगे, ये हम और आप सब जानते हैं। तो ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी वजूद का है, नीतीश कुमार के लिए भी वजूद का है। इसलिए खेला करने की जो पूरी पटकथा है वो तैयार हो गई है। अब जो इंतजार किया जा रहा है वो एक अच्छे समय का, अच्छे मौके का, अच्छे बहाने का किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा उठाकर इस गठबंधन का साथ छोड़ा जाए। 3 मुद्दे तो हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा है। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन रात में, देखिए नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वालों को मैं बता दूं कि रात में उनके यहाँ से एक को आदेश दिया जाता है कि भैया सुबह तक कहीं से बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति लेके आओ। मूर्ति का जुगाड़ नहीं हो पाया तो कहा गया फोटो लेकर आओ। एक फोटो खरीदा गया, उसको फोटो फ्रेम में भरवाया गया, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध थे, और उसको कहीं फिट करने की जगह नहीं मिली तो कहा गया कि एक आदमी लेके खड़े हो जाए। उसमें हाथ भी नजर आ रहे थे, तो वो एक आदमी लेके खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एक्स अकाउंट हैंडल से उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। वो अमित शाह को जवाब था। और उसके बाद जब सत्याग्रह को लेकर जो राज्यपाल ने, बिहार के राज्यपाल ने, हालांकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया, अब जो राज्यपाल ने बयान दिया तो तबीयत उनकी ठीक हो गई, चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। तो वो इशारों इशारों में सारा संकेत तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी जो है वो तूफान आने से पहले की जो खामोशी और जो शांति कही जाती है वो है। वो आना कब है? अगले 48 घंटों में आएगा, या 6 जनवरी को आएगा जब अमित शाह पटना की धरती पर मौजूद होंगे, या 14 जनवरी को आएगा जिसको बिहार में चूड़ा दही का दिन माना जाता है, मकर संक्रांति यानी तिला संक्रांति का दिन माना जाता है। क्या वो 14 जनवरी को आएगा? सिर्फ इंतजार अब तारीख का है। और इस बीच नए राज्यपाल भी चले जाएंगे वहां। अब नए राज्यपाल जाके क्या करते हैं, उनको भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि कितना साध पाएंगे कितना नहीं साध पाएंगे अब कहना इसमें बहुत मुश्किल है, संतोष, लेकिन वो इसमें खेला होगा और उसके बाद नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे आशीष जी। इसमें इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़ा गौर करने वाला है। जो चूड़ा दही की बात कही, चूड़ा दही वाला जो त्योहार है, ये बिहार में सबसे चर्चित लालू यादव के यहाँ ही होता है। तो कहीं ऐसा तो और वो नहीं कि इस जाएंगे। बार चूड़ा दही और भव्य हो जाए। उसमें चूड़ा दही वाले में नीतीश कुमार कई बार दोस्त न रहने पे भी जाते रहे हैं
कि दोस्ती टूट गई, तब भी चूड़ा दही के समय कई बार नजर आते हैं, और ये चूड़ा दही में कई खेल हो जाते हैं। लेकिन 2-3 चीजें, एक चुप्पी पर कहा संतोष ने कि सब कुछ तय हो चुका है। यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्या रही है? एग्जीक्यूशन में सिर्फ तारीख की ही प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, जिसके तरफ तेजस्वी ने इशारा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू में कुछ लोग अभी से डिप्टी सीएम बनने का सपना देख के बैठे हैं, कुछ लोग डिप्टी सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अब नीतीश के बाद कोई सीएम बनने का सपना नहीं देखेगा। ललन सिंह का काम फिट हो गया है शाह की टीम में, संजय झा संगठन संभाले बैठे हैं, 2 लोग और होंगे 2 डिप्टी सीएम के लिए, हो सकता है नाम तय कर रहे हो कि हम 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं? एक बात और आई कि उन लोगों को जो आरजेडी या बीजेपी से करीबी बढ़ाते हैं, पहले नीतीश कुमार उनको निपटाते हैं, फिर पाला बदलना ना बदलना ये सब करते हैं, खेल जो कहते हैं बिहार में खेला, वो खेला तब करते हैं पहले जब निपटा लेते हैं। क्या इस बार निपटाने वालों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से भी एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है? क्योंकि इससे पहले निपटाने की जब बात थी तो प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर अकेले थे निपटाने के लिए। पीके को निपटाने में ऐसा नहीं था कि पीके के पास कोई फौज खड़ी हुई हो, जेडीयू में पीके बना नहीं पाए थे कुछ अपना, वो अकेले थे, अकेले निपटाना था। आरसीपी को निपटाने में भी कोई मुसीबत नहीं हुई, आरसीपी भी कितना भी उनके पास पावर दे दी गई हो संगठन की, लेकिन थे अकेले ही, आरसीपी को निपटाने में भी दिक्कत नहीं हुई। अब इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कई अलग अलग धुरी, जैसे संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों, इन दोनों का कोई पुराना नेचुरल अलायंस नहीं रहा है। एक कहते हैं नेचुरल फ्रेंड्स, ये नेचुरल फ्रेंड नहीं रहे हैं। ललन सिंह पुराने राजनीति में के खिलाड़ी, ये संजय झा रूडी के दफ्तर में, इनका कोई नेचुरल दोस्ती नहीं है, लेकिन ये साथ नजर आ रहे हैं। 2 जो बैठे हुए हैं उनके भी नाम ले ही लेते हैं, विजय चौधरी, और तो ये लोग भी बैठे हैं। भूजा पार्टी वाले, वो पार्टी भले भूजा बंद हो गई है, लेकिन भूजा पार्टी ही पूरे पार्टी पर हावी हो गई है, पूरे पार्टी को चटनी खिला रही है। तो ऐसा तो नहीं कि एग्जीक्यूशन में ये भी आड़े आ रहा हो संतोष, कि एक साथ निपटाने में एक बड़ा, जैसे होता है एक सिंगल आदमी, अब पार्टी में नीतीश के बहुत करीबी, वो कहते हैं ना कि दांत काटी दोस्ती, इसीलिए दांत कहां पर नीतीश के हैं उनको सब पता है। ललन सिंह को पेट में दांत लालू यादव के बाद अगर पता है तो ललन सिंह को ही पता है, दांत काटी दोस्ती है। तो ललन सिंह को ही निपटा करके भाजपा के साथ गए थे, पहले ललन को निपटाया था, और ललन सिंह को निपटाया था तो उस दौर में एक अफवाह, उसको मैं कहता हूं सियासी अफवाह या चर्चा, कि ललन सिंह जेडीयू तोड़ करके आरजेडी के साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चाएं खूब हुई थी कि ललन सिंह जेडीयू तोड़ के आरजेडी के करीब जा रहे हैं, बहुत आरजेडी से, लालू यादव से उनकी बड़ी करीबी हो गई है। आज वही ललन सिंह अमित शाह के सबसे करीब हो गए हैं। मतलब जब दिल्ली में कल मीटिंग हुई तो ये सामान्य बात नहीं है, हर पार्टी का मुखिया आया था, हर पार्टी का मुखिया था एनडीए के घटक दलों में, और जेडीयू में जो इतनी इंपॉर्टेंट है उस एनडीए अलायंस में, एनडीए में, वहां पर जेडीयू में मुखिया की कुर्सी पर ललन सिंह को बैठाया गया था। तो क्या ये दिक्कत तो नहीं आ रही एग्जीक्यूशन में? ये नीतीश कुमार पे भारी पड़ रहा हो कि भाई अब कैसे निपटाएं, किसे, ललन को निपटाएं, संजय झा को निपटाएं, विजय चौधरी को निपटाएं, अशोक चौधरी को निपटाएं, किसे निपटाएंगे? देखिए आशीष जी, मेरी जो खबर है वो नीतीश कुमार 2-3 चीजों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला तो सांसदों की संख्या तो छोड़ दीजिए, सांसदों की संख्या उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या फिलहाल नहीं है। लोकसभा में 12 सांसद है, राज्यसभा में 4 सांसद है अगर उपसभापति हरिवंश को मिला लिया जाए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो अभी अपने विधायकों को एकजुट रखना है। देखिए 45 के लगभग विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के। मेरे पास जो कुछ दिन पहले की जानकारी थी कि लगभग 18-19 विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन
इस 18-19 विधायकों के बल पर भी बीजेपी की सरकार वहां नहीं बन रही है। नहीं 80 बनी। बीजेपी के पास है, हम के पास 4 है, 84 हो गए। अगर ये 18-19 अगर 20 भी चले जाते हैं तो भी 104 के आसपास पहुंचते हैं, चाहिए 122। जबकि दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, 77 आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 19 है, सीपीआईएम 11, सीपीएम 2, सीपीआई एमएल माले जो है वो 11 है, सीपीएम 2 है, सीपीआई 2 है, ओवैसी साहब की पार्टी 1 है। जो ओवैसी साहब चाहे ना चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे जब सरकार बनेगी। 112 है, 10 ही विधायक चाहिए। सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड के 17-18 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो नीतीश कुमार के इकबाल पे फर्क पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले जो डीजीपी बदला, उसका एक मतलब मायने ये भी था कि खेला करने से पहले उन्होंने पुलिस को अपने हाथ में पूरी तरह से ले लिया है। अब ये 17, 18, 19 विधायक जो हैं, इनको एक-एक करके समझाने की, मनाने की कोशिश और कवायद चल रही है। मेरी ये खबर है कि इसमें से तकरीबन 8 के आसपास जो एमएलए हैं, वो वापस फिर से नीतीश कुमार के पाले में आ चुके हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जब भी वो खेला बदले, तो 45 नहीं, तो कम से कम 42-43 विधायक तो उनके साथ रहे, ताकि उनका जो इकबाल है, वो बुलंद रहे। एक और बात, जनता दल यूनाइटेड का एक और इतिहास रहा है, नीतीश कुमार जब से पावरफुल में आए हैं, जब से वो ताकत में आए हैं, वो एक-एक करके निपटाते चले गए सबको। जो भी नेता उनसे अलग हुआ, वो कभी नीतीश कुमार के कद का नेता नहीं बन पाया। मैं जो खेला करने की बात क्यों कह रहा हूँ? हालाँकि इसको लेकर कोई कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के आपसी संबंधों की गहराई को मैं जानता हूं और कहीं न कहीं वो नंबर 1 से भी एक फाइनल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि निपटाना वो चाहेंगे। राजीव रंजन सिंह को लेके मैसेज उन्होंने भेज दिया होगा प्रधानमंत्री को। एक फाइनल यस या नो के जवाब का इंतजार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर रहे होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, वो इंतजार अमित शाह की तरफ से नहीं है। वो इंतजार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नहीं है। वो अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक में इसलिए भी नहीं आए कि नीतीश कुमार अपने आप को अमित शाह और जेपी नड्डा के कद से बड़ा नेता मानते हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का नेता मानते हैं। प्रधानमंत्री का जवाब ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन हो सकता है लगे, यस या नो दोनों में आए कि वो राजीव रंजन सिंह को कैबिनेट से निकालने को तैयार है या नहीं। दोनों ही सूरतों में नीतीश कुमार तो फिलहाल अपना मन बना चुके हैं, लेकिन उनको विधायक दल को एकजुट करना है। और नंबर 2, राजीव रंजन सिंह को भी हिसाब किताब करके वो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जैसे ही राजीव रंजन सिंह का हिसाब किताब हो जाएगा, जो 12 लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं ना, जेडीयू के संसदीय दल में भी टूट फूट नहीं होगी। संजय झा को भी वापस फिर से नीतीश कुमार के पास जाना ही पड़ेगा, जैसे किसी जमाने में उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता चले गए थे। तो ये तमाम जो चाल है, या तमाम जो राजनीतिक दांव-पेच है, वो अपने आखिरी चरण में है। नीतीश कुमार हिसाब किताब माहिर करने में माहिर है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है कि इस बार वो हिसाब किताब पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिना हिसाब किताब पूरा किए जाएंगे तो लालू यादव अभी तो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में कई तरह की दिक्कत हो सकती है। जबकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो उस गठबंधन के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े जिसमें जनता दल यूनाइटेड के 80-85 विधायकों को वो जितवा कर ला पाए, ताकि उनका पुराना गौरव जो है, जो पुरानी प्रतिष्ठा है, वो वापस लौट पाए। भाजपा का हर ऐरा गहरा नेता उठकर ये ना कह सके कि देखो नीतीश कुमार के पास विधायक कम थे, हमने एहसान किया, हमने फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। ये जो अच्छा, लाइन है ना, उनको बहुत कचोटती है आशीष जी। नहीं नहीं, ये इसके आगे और हम कुछ चीजें बड़ा जो टेक्निकल पहलू हैं जिस पर चर्चा नहीं होती खेला के बीच में, कि आखिर नीतीश के इन सारी अटकलबाजियों के पीछे दिक्कत कहां पर खड़ी हो रही है नीतीश के सामने। एक तो मैंने कहा कि भाजपा में जैसे ही भाई वीरेंद्र का ऑफर आया, भाजपा में हड़कंप मचा। हड़कंप ऐसे मच गया कि विजय सिन्हा जो कहे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तब अटल जी का सपना पूरा होगा, तुरंत अटल जी के सपने को अलमारी में रख के लॉक कर दिए, कहे नहीं नहीं नीतीश की अगुवाई में होगा। बताइए, तुरंत मतलब ऐसे 5 मिनट में अटलवादी जो भी अटल जी के प्रशंसक, उनको पूछना चाहिए विजय सिन्हा से कि अरे 5 ही मिनट में अटल जी का सपना आपने लॉकर में रख दिया, तुरंत रख दिए। यू टर्न मारने की जगह नहीं थी, वहीं मार दिए। वो नीरज कुमार है जेडीयू प्रवक्ता, वो भी आ गए, बताने लगे कि मतलब ऐसे बताने लगे कि कभी नीतीश और तेजस्वी और लालू का रिश्ता ही न रहा हो,
कि वित्त मंत्रालय पे सुभाष और साधु का कब्जा था, गृह मंत्रालय पर जो है शहाबुद्दीन का कब्जा था, नीतीश के हाईजैक पर इतना सफाई देने लगे। सवाल ये है कि जब भी एक बात आई कि आपने कहा कि बीजेपी की कोशिश होगी कि वो 100 के आसपास जाए, नीतीश को 35-40 में समेटने की कोशिश होगी। फिर आपने डीजीपी चेंज करने की बात कही। दरअसल नीतीश को डर क्यों है? मेरे मन में जो मुझे लगता है नीतीश को डर इसलिए है कि अब जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ये माना जाता है क्या, हमने देखा भी है कि अफसरशाही पर, मतलब नौकरशाही पर पूरा होल्ड नीतीश कुमार का। मंत्रालय भी इसी हिसाब से बढ़ते हैं कि मंत्री कोई हो, अफसर नीतीश का ही सुनता है और अफसर नीतीश का ही होगा। लेकिन पिछले साल भर के अंदर मैंने कुछ जो ये वाला फेज आया है, इसमें चेंज देखे। उस चेंज के पीछे का भी जो मुझे वजह समझ में आ रही है, आप उसमें मैं नाम लूंगा संजीव हंस का, उसमें नाम लूंगा प्रत्यय अमृत का। ये लोग ये ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं नौकरशाही को दिल्ली के प्रेशर में ले आए। क्योंकि नौकरशाही ऐसा नहीं है कि हमने नाम दो लिए संजीव हंस और प्रत्यय अमृत और बाकी सब हंस हैं ना, बाकी भी बगुला हैं। लेकिन वही बात है ना कि अब जब ये दो एग्जाम्पल सेट हो गए सामने, संजीव हंस, प्रत्यय अमृत पर भी प्रेशर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। तो इसके बाद वो दीपक आईएएस हैं, उनके उनके भी कुछ हमको सुनने में आए, उनके बारे में भी चर्चाएं। तो इससे नौकरशाही कहीं ना कहीं दिल्ली के दबाव में है कि नीतीश कुमार हमारे अब हमारे लिए रक्षा कवच नहीं रह गए हैं। अब अगर हमें बचना है तो दिल्ली दरबार के मुताबिक चलना होगा। आपने कहा लाठी चार्ज, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, हम 20 साल से नीतीश को देख रहे हैं, नीतीश कुमार लाठी चलवा दें छात्रों पर चुनाव के, वो भी चुनाव के पहले, एक मजा हुआ राजनेता। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के दौरे की वजह से 80-90 दलित बच्चियों को बंद कर दिया जाए ठूस के कमरे में। ये भी मुझे नहीं लगता है। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को मोदी जी से ज्यादा करीब से हम लोगों ने देखा है। तो ये मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार, ये अफसर करते हैं। अफसर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरशाही नीतीश के हाथ से निकल करके दिल्ली के हाथ में खेलना शुरू कर दी है, ये अभी नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती हो। ये संतोष, इस एंगल पर भी एक चर्चा जरूरी है, सवाल समझना। नहीं, ये आशीष जी बिल्कुल सही है। देखिए, नौकरशाहों पर कंट्रोल करके नौकरशाहों को वो हमेशा, मैं हमेशा एक ज़िक्र करता हूँ, बार-बार आप भी कहते होंगे कि गाजे लटका के रखते हैं। आरसीपी सिंह नौकरशाह थे, लाए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, केंद्रीय मंत्री तक बना दिया। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी आईपीएस अधिकारी रहे हुए थे। तो वो नौकरशाहों को मनाकर, समझाकर, डराकर और भविष्य में बेहतर करियर का लालच देकर अपने साथ रखते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि डर उनको ये सता रहा है कि जैसे नौकरशाह उनके हाथ से निकलती जा रही है, राजीव कुमार तो उनके हाथ में पहले ही नहीं है। अगर डीएम और एसपी अगर भी राजीव कुमार के हाथ में चले जाएँगे, भाजपा के हाथ में चले जाएँगे, तो भाजपा महाराष्ट्र की तरह खेला करेगी। खुद तो 100 क्रॉस कर जाएगी और जेडीयू को पता लगे 40-35 पे आके रोक दे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या उनके सामने ये है कि जैसा आपने बिल्कुल कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। लेकिन जो डीओपीटी या जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, डीओपीटी हालाँकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह का डराया-धमकाया जा रहा है, उनको लग रहा है कि ये संशय की स्थिति है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फाइनल येस या नो का इंतज़ार बहुत सारे मुद्दों और बहुत सारे मसलों पर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि मशीन के खेले की लोग बात करते हैं ना, 243 के 243 विधानसभा सीटों पर मशीन का खेला नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल तय मानकर चल लीजिए। वहाँ पर 50-50 के लगभग सीटें ऐसी होंगी जो हर हाल में आरजेडी जीतेगी। हर हाल में वो जेडीयू को जीतना ही जीतना है अगर गड़बड़ी ना हो। हर हाल में वो बीजेपी भी जीतेगी। खेला जो जाके होता है वो 55, 60, 65, 70 सीटों पर होता है। नीतीश इसको लेके आश्वस्त है कि बिहार की जनसंख्या का जो गणित है, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, इन तमाम को अगर मैं मिला देता हूँ,
तो 83% बिहार में ये ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित की आबादी है। आरजेडी और जेडीयू का अगर गठबंधन होता है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में हरा पाना किसी भी अधिकारी के लिए संभव नहीं होगा। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, दो तरीकों से समझिए कि जैसे ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, तो जो उनके बागी विधायक हैं, जो उनके बागी सांसद है, वो समझ जाएंगे कि भैया अगर अगली बार चुनाव जीतना है, सांसद विधायक बनना है, तो इसी गठबंधन से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश और लालू यादव के मिलने के बाद कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं रह जाएगी और यही बात अधिकारियों के लिए भी होगी। नीतीश कुमार तो खामोशी से अधिकारियों को साइड करते हैं, लेकिन लालू यादव जो है वो अधिकारियों से अपने ही स्टाइल में डील करते हैं। और जब मैं अपने ही स्टाइल का जिक्र कर रहा हूं, तो जितने आईएएस आईपीएस है ना, पुराने और नए, वो सब जानते हैं कि लालू यादव किस अंदाज में डील करते हैं अधिकारियों के साथ, कलेक्टरों के साथ और कप्तानों के साथ। तो वो डर बैठ जाएगा। तो वहां लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आश्वस्त है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो एक फाइनल यस या नो का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार शायद इस देश के इकलौते ऐसे राजनेता होंगे आशीष जी, जिनके लिए दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं, दोनों हाथों में लड्डू है। बस उनको ये तय करना है कि किस हाथ को उठाकर अपने मुंह तक लेकर आए और कौन सा लड्डू उनको ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लड्डू दोनों हाथ में है, लेकिन बीजेपी का बनाया हुआ लड्डू बड़ा मुश्किल होता है खाना। ये लड्डू वो है जिसको खाने के बाद आदमी ज्यादा पछताता है, बिना खाए तो हो सकता है कम पछता है, खाने के बाद ज्यादा पछताता है। और ये लड्डू भाजपा का है। तैयारियां दिल्ली में, ये सारी चर्चाओं के बीच ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में तैयारियां चुनाव के बाद तक की हो चुकी हैं। आरिफ मोहम्मद खान का आना ये चुनाव के बाद की तैयारी है। बहुत लोग तात्कालिक रूप से इसको चुनावी तैयारी का हिस्सा मान रहे हैं कि इससे मुसलमान भाजपा को वोट दे देगा। ये सब हवाई कपोल कल्पित बातें हैं। आरिफ मोहम्मद खान के आने से को भाजपा को मुसलमान वोट नहीं मिलने वाला है। वैसे भले मिल जाए बिना आरिफ मोहम्मद खान के, इनसे नहीं मिलने वाला है। आरिफ मोहम्मद खान को लाना एक लंबे खेल का हिस्सा है, जो खेल चुनाव के बाद होगा। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बस इतना बता दूं तो सब समझ में आ जाएगा। यूपी और बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं। यूपी से सांसद चुने गए हैं, बहराइच से सांसद रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान संविधान के बड़े जबरदस्त जानकार है। जब साहबानों का प्रकरण हुआ था और राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, तो उसके खिलाफत की थी आरिफ मोहम्मद खान ने। प्रगतिशील माने जाते हैं इसीलिए। और उसके बाद वीपी सिंह के पास चले गए थे। फिर वीपी सिंह ने भी कुछ दिन बाद साइड लाइन कर दिया। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान की संविधान को लेकर के जानकारी और ज्ञान इतना है कि संविधान के किस पैराग्राफ को अपने हित के हिसाब से क्या परिभाषित करना है, उस कला में माहिर हैं। और ऐसे लोग, बड़ी उम्र हो चुकी है, 80 साल के आसपास की उम्र होगी, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन 80 के आसपास होगी। बहुत पुराने नेता हैं, आज के नहीं है। शायद ही देश में आज की तारीख में इतना अनुभवी और पुराना कोई जानकार हो, जो विधि वेत्ता भी हो, संविधान का विशेषज्ञ भी हो, जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर पाए। और ऐसे आदमी की जरूरत बिहार के चुनावी नतीजों के बाद होगी, क्योंकि तब संविधान के भीतर, कहते ना, बिटवीन द लाइंस व्याख्या की जरूरत होगी। बिटवीन द लाइंस व्याख्या की जरूरत होगी कि इस दो लाइन के बीच का ये मंतव्य है, और बतौर राज्यपाल मैं इस बात को समझ करके रिकमेंडेशन कर रहा हूं या ये फैसले ले रहा हूं। आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति वहां तक मैं निजी तौर पर देखता हूं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान, उनका ये, अब ये समझ लीजिए, उनको इनाम भी है। उनको एक और कार्यकाल, मतलब अत्यंत बुजुर्गावस्था में मिल गया है। तो नजर रखिए। अभी से खेला जो लोग जाते जाते आशीष जी हाँ, जाते जाते उसमें जोड़ दूंगा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की उम्र अभी 73 वर्ष है, और जो बीजेपी का 73 जो 73 है, और हाँ, बीजेपी का जो क्राइटेरिया है ना 75 वाला, अभी उस तक पहुंचे नहीं है। इसके हाँ, साथ एक और चीज भी जोड़ देता हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, बाकी विपक्षी दलों के साथ दिक्कत क्या है कि वो चुनाव की तैयारियां चुनाव आचार संहिता लगने के साथ करती है। हाँ, भाजपा के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और हाँ, चूंकि लंबे हाँ, समय से केंद्र की सत्ता में है,
तो तमाम संवैधानिक एजेंसियों, संवैधानिक संस्थाओं का सदुपयोग कह लीजिए या दुरुपयोग कह लीजिए, चाहे वो राजभवन हो, राज्यपाल हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो और विथ ड्यू रिस्पेक्ट चाहे वो न्यायपालिका हो, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करना है, ये भाजपा बहुत अच्छे तरह से समझती है और इसलिए बाकी जो विपक्षी दल है, वो उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को समझते हैं। इसलिए वो टिक पा रहे हैं और शायद इस बार भी वो टिकेंगे, गच्चा देंगे और कामयाब भी होंगे, ये मेरा मानना है। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि खेला अभी कह रहे हैं कि खेला, मैं अभी खेला की तारीख मतलब चूड़ा दही में या 6 तारीख में अभी देखने में थोड़ी जल्दबाजी मानता हूँ। ये खेला हो सकता है चुनाव के नतीजों के बाद तक चले, हो सकता है। अभी इस खेला का पटाक्षेप इतने जल्दी होगा या नहीं होगा। नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे ज्यादा, अगर पूरे एपिसोड में मुझे कुछ संदेहास्पद लगती है सबसे ज्यादा, तो नीतीश की चुप्पी लगती है कि अब नीतीश की सेहत इतनी भी दुरुस्त नहीं है कि यात्रा कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। खैर, फिर कल मिलेंगे आपसे नए विषय पर नई चर्चा के साथ। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद संतोष, नमस्कार। नमस्कार।